तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। दोस्तों ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए साथियों यदि आपको थोड़ी भी यहां से परेशानी पड़ती है तो ये हमारा दावा है साथियों, यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप कुछ भी गलत करें पर उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रश्न एक भी गलत नहीं करके आएंगे, ये हमारा दावा है साथियों। चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, अंत में आप डिसाइड कीजिएगा साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने से पहले जो हमें बातें समझना जरूरी है वह बातें हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और दोस्तों जितनी भी ये बातें हैं, कोई भी बात दोस्तों यहाँ पर फालतू नहीं लिखी गई है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। शब्द रचना या निर्माण, शब्द रचना या निर्माण तीन प्रकार से होता है साथियों। यह पूछा गया सवाल है कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। अब दोस्तों इन सब के प्रयोग द्वारा बना नया शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह भी पूछा गया है कि यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनता है या यौगिक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो आप बताएंगे तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, समास से होता है। अब समझ लेते हैं दोस्तों इसका एक एक एग्जाम्पल। अभी दोस्तों हमने पूर्ण रूप से उपसर्ग एवं प्रत्यय की शुरुआत नहीं की है, अभी केवल हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और हम आपका आधार मजबूत करना चाहते हैं। तो इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमें यह समझना होगा कि उपसर्ग से कैसे बनता है, प्रत्यय से कैसे बनता है और समास से कैसे बनता है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, एक होता है मूल शब्द। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और मूल शब्द में ही साथियों जब हम कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं तो हम यौगिक शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं। तो हार क्या है? मूल शब्द है, और मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी आप समझते चलिए कि मूल शब्द को ही हम धातु बोलते हैं। तो मूल शब्द में या धातु में जब कोई शब्दांश शुरू में जुड़ता है, प्रारंभ में जुड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो जैसे कि बी दोस्तों हार में शुरू में जुड़ रहा है, शब्द बना बिहार। अब दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये हो गया यौगिक शब्द। यौगिक क्यों हो गया? क्योंकि मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ गया। जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि मूल शब्द यौगिक शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है, उपसर्ग भी था, प्रत्यय भी था। तो दोस्तों पहले हमने देखा उपसर्ग शुरू में जुड़ा तो बिहार हो गया। अब दोस्तों ये है मूल शब्द और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। ये मूल शब्द है और मूल शब्द के बाद में जुड़ता है प्रत्यय। और दोस्तों जब इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया तो शब्द बना लेनदार। अब दोस्तों ये बन गया यौगिक शब्द। तो ये भी यौगिक शब्द है, ये भी यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का मतलब होता है दो शब्दों से मिलके बना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बना यौगिक। और मूल शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र, जो किसी के योग से नहीं बनता, अपने आप में ही पूर्ण होता है। जैसे कि हार था, लेन था, तो बी आगे जोड़ दिया, नया शब्द बन गया बिहार। लेन में दार पीछे जोड़ दिया, नया शब्द बन गया लेनदार। तो ये यौगिक शब्द, ये भी यौगिक शब्द। लेकिन साथियों समास में क्या होता है? ना तो प्रत्यय जुड़ता, ना ही उपसर्ग जुड़ता है। इसमें दोस्तों दो अलग अलग मूल शब्दों का योग होता है। जैसे कि दोस्तों नील एक पूरा मुकम्मल शब्द है अपने आप में, और ये मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। वैसे ही कमल के टुकड़े नहीं हो सकते, ये अपने आप में दोस्तों पूरा शब्द है। और इन दोनों के योग से जो बना वो नील कमल बना। तो ये हो गया दोस्तों यौगिक शब्द। अब दोस्तों अभी तक आपके लिए इतना ही समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हम उपसर्ग प्रत्यय में अभी सही से प्रवेश नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए अभी आपको इसकी परिभाषा पे ध्यान नहीं देना है। परिभाषा मुकम्मल हम इसकी जब बताएंगे, जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अब साथियों चलते हैं आगे। तो इससे आगे जो आपको समझना ज्यादा जरूरी है वो आप कुछ इस प्रकार से समझिए। कभी कभी दोस्तों कोई शब्द आपको इस प्रकार से मिल जाता है, एक ही शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। जैसे साथियों मैंने आपके सामने यहां पर लिख दिया स्वतंत्रता। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया स्वतंत्रता। लेकिन साथियों मैं गारंटी देता हूं यदि आप एक एक बात को ध्यान से समझेंगे ना, तो जो आप प्रत्यय की परिभाषा पढ़े हुए हैं कि पीछे लगता है, उपसर्ग की परिभाषा पढ़े हुए हैं आगे लगता है, ये आधी अधूरी परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए साथियों एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं बहुत काम की बात है। देखिए जब भी आप उपसर्ग निकालें या प्रत्यय निकालें तो इसको निकालने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना होगा। यदि आप उपसर्ग ढूंढें या प्रत्यय ढूंढें, इनको ढूंढना बंद कर दीजिए, सबसे पहले मूल शब्द निकाल लीजिए। मूल शब्द वह होता है जिसके टुकड़े होना बंद हो जाए। तो जैसे कि साथियों इसमें हमने देखा, जैसे कि मैंने बताया उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो देखिए साथियों स्व प्लस तंत्र और प्लस ता, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों इसमें मूल शब्द था तंत्र। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसका अर्थ भी हो
और दोस्तों उसके टुकड़े भी ना हो। अब दोस्तों इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसके टुकड़े होंगे ये निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो इसलिए साथियों सुबह हमने पहले लगा दिया था, ता हमने बाद में लगा दिया था, और हमने दोस्तों एक शब्द बना लिया स्वतंत्रता। अब दोस्तों यदि यहां से हम प्रत्यय हटा दें तो ये हो जाएगा स्वतंत्र, और यदि दोस्तों हम यहां से स्व हटा दें तो ये हो जाएगा तंत्रता। तो इसलिए साथियों मूल शब्द तो तंत्र ही था, तो मूल शब्द निकाल लीजिए तंत्र। अब दोस्तों जो भी पीछे बचा वो प्रत्यय है, और मूल शब्द निकालने के बाद जो भी आगे बचा वह आपका उपसर्ग है। अब दोस्तों एक ऐसा शब्द भी ले लेते हैं जिसमें साथियों एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों जो मैं बताने जा रहा हूं। कोई शब्द ऐसा भी होता है जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों समझदारी, समझदारी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें दो प्रत्यय हैं। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर बैठेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय क्या निकालेंगे, या तो आप री निकाल देंगे, या आप ई निकाल देंगे, या आप दारी निकाल देंगे। ये तीन आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ईमानदार से बताइएगा जो जो ये प्रत्यय समझ रहा था, ईमानदार से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप भी यही सोच रहे थे? ऐसा नहीं है साथियों। इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों समझ प्लस दार और प्लस ई। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? एक कमाल की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों जैसे कि ये समझदारी था, वैसे ही एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया तैयारी। लास्ट में इसमें भी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है, और लास्ट में यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा है। तो आप कैसे पहचानेंगे दो है या एक है? देखिए साथियों इसको हम मिटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए। अब देखिए समझिए इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। सबसे पहले साथियों आप ई निकाल करके देखिए, है ना। यहां से भी आपने ई निकाल लिया, और यहां से भी आपने ई निकाल दिया। तो यहां से जो बचा साथियों, अब बचा, अच्छा ये तैयारी था साथियों, तो थोड़ा सा गलत लिख गया, सॉरी उसके लिए। ये तैयारी था तो ये तैयार हो गया, ठीक है, ये तैयार हो गया। अब दोस्तों यहां से आपने निकाला ई, तो ये हो गया समझदार, ये समझदार हो गया, ठीक है। अब जरा ये सोचिए क्या हम इसमें से कुछ और निकाल सकते हैं? कुछ और निकाल सकते हैं? तो आप पाएंगे कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि आप निकालेंगे ये शब्द नहीं बचेगा। शब्द बचना चाहिए, मूल शब्द बचना चाहिए, मूल शब्द मतलब जिसका अर्थ भी हो। तो यहां से आप कुछ भी नहीं निकालेंगे, आप रा निकाल देंगे, तैया हो जाएगा, तैया। तैया का कोई अर्थ नहीं होता। यार निकाल देंगे तब भी कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए साथियों ये मुकम्मल शब्द है अपने आप में, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन साथियों जरा यहां पर देखिए, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं अभी भी, ई निकालने के बाद भी? तो दोस्तों यहां से तो ई निकालने के बाद टुकड़े नहीं हो रहे थे, मतलब मूल शब्द निकल के आ रहा था, और मूल शब्द के बाद में जो भी बचा वही आपका प्रत्यय है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर आप पाएंगे अभी और निकल सकता है। यहां से आप दार निकाल के देखिए। अब तो दार जब आपने निकाला तो यहां से बचा समझ। तो दोस्तों इसका भी तो अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है। तो जब दोस्तों जब तक अर्थ निकलता रहे तब तक आप प्रत्यय निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अर्थ जैसे कि यहां पे देखिए ई निकालने के बाद में तैयार बचा, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन ई निकालने के बाद भी इसके टुकड़े हो सकते थे, समझ प्लस दार। तो इसका मतलब ये भी प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है, तो इसमें दो प्रत्यय निकल के आए, एक दार और एक ई। अब दोस्तों इसमें से कोई प्रत्यय आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब ये पूर्ण रूप में अपने आप में शब्द बचा हुआ है। इसको हम कहते हैं यौगिक शब्द, इसको हम कहते हैं ऋण शब्द, और ऋण शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और इसी को हम धातु भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे जो आपको अब समझना है, अब हम दोस्तों एक ऐसा शब्द देखेंगे जिसमें साथियों दो उपसर्ग भी लगे हुए होते हैं। जैसे कि साथियों देखिए असुरक्षित, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है असुरक्षित। अब जरा यहां पर देखिए आप साथियों, यहां पे क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आप आ हटा के देखिए, क्या दोस्तों शब्द बनेगा सुरक्षित, सुरक्षित, ठीक है। तो आपने आ हटा के देख लिया, सुरक्षित अब भी बच गया। अब दोस्तों सु हटा के देख लीजिए, तो फिर बचा दोस्तों रक्षित। अब क्या बचा? रक्षित। लेकिन अब रा हटा देंगे तब शब्द नहीं बचेगा। अभी तो इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ था, तो इसलिए दोस्तों आ हटाने के बाद भी शब्द बच गया, सु हटाने के बाद भी शब्द बच गया। तो इसलिए इसमें दो उपसर्ग थे, आ और सु, ठीक है। रक्षित क्या है? ये अब मूल शब्द हो गया, अब इसके टुकड़े होने बंद हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब भी आप उपसर्ग प्रत्यय छांटे किसी भी शब्द में, तो सबसे पहले आप मूल शब्द को निकाल लीजिए। जो पीछे बचा वही प्रत्यय है, जो आगे बचा वही उपसर्ग है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखिए साथियों, पूछा जाता है आपसे और कई बार पूछा गया है
पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों शब्दांश होते हैं दो प्रकार के, शब्दांश होते हैं दो प्रकार के। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि शब्दांश का अर्थ क्या है। देखिए साथियों, शब्दांश दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है शब्द, और एक होता है साथियों अंश। ठीक है, शब्द प्लस अंश, मतलब शब्दांश का मतलब हो गया शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा। शब्द नहीं है, शब्द का हिस्सा। तो शब्दांश दो प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक को आप कहते हैं उपसर्ग और एक को आप कहते हैं साथियों प्रत्यय। तो यह भी आपसे पूछा जाता है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, या उपसर्ग और प्रत्यय को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो शब्द नहीं होते साथियों, ये शब्द नहीं होते, क्योंकि शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा होती है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। और कमाल की बात यह है साथियों, उपसर्ग का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी भी शब्द में जुड़ करके उसके अर्थ में या तो विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए साथियों शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, और इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। अब दोस्तों इसलिए हम छोटी सी क्लास रखेंगे आज, बाकी दोस्तों कल से हम उपसर्ग और प्रत्यय में प्रवेश कर जाएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी है तो साथियों प्लीज आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल मिलते हैं साथियों, इनको डिटेल में पढ़ेंगे और कभी जिंदगी में आप यहां से सवाल गलत नहीं करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल।